नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो कि नोट्स बनाए गए हैं हिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए। आज हम पार्ट नंबर 3 को लेकर आए हैं जो कि विश्व का इतिहास से संबंधित होगा, जिसके अंतर्गत सभी लघुत्तरीय क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया जाएगा जो कि पार्ट नंबर 3 से संबंधित होंगे। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, डायरेक्टरी के पतन की विवेचना करिए। तो इसका आंसर होगा, इस समय तक फ्रांस की जनता डायरेक्टरी के शासन से तंग आ चुकी थी। संपूर्ण देश में घूसखोरी व अशांति का वातावरण था। इसी कारण नेपोलियन के मिस्र से लौटने पर जनता द्वारा उसका स्वागत किया गया था। जनता को नेपोलियन से आशा थी कि यह स्थिति परिवर्तन करेगा। नेपोलियन ने घोषणा की, ऐसा प्रतीत होता है कि सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। एक क्षण पहले आना उचित नहीं था और एक दिन बाद आने से बहुत देर हो जाती। मैं एकदम सही क्षण पर आया हूँ। नेपोलियन ने सीए व ड्यूको नामक 2 डायरेक्टरों से गुप्त समझौता किया था तथा 10 नवंबर 1799 ईस्वी को उसने 500 सदस्यों की सभा पर सैनिकों की सहायता से आक्रमण किया। इस प्रकार नेपोलियन के समर्थक सदस्यों को छोड़कर अन्य भाग गए। इस प्रकार डायरेक्टरी का पतन भी हो गया। 10 नवंबर 1799 ईस्वी को डायरेक्टरी के शासन का अंत करके शासन की बागडोर 3 व्यक्तियों नेपोलियन, सीए एवं ड्यूको के हाथ में दे दी गई। इस प्रकार फ्रांस में कॉन्सुलेट शासन की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, डायरेक्टरी के पतन के कारण लिखिए। तो डायरेक्टरी के पतन के कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1 था डायरेक्टरी की सदस्यों की अयोग्यता, जिसमें भ्रष्ट, स्वार्थी, लालची, रिश्वतखोर सदस्य थे। सेकंड पे दिया हुआ है आपसी मतभेद, प्रशासनिक अंगों में सामंजस्य का अभाव। नंबर 3 पर है विभिन्न राजनीतिक दलों में मतभेद। नंबर 4 आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति, बेकारी, महंगाई आदि। नंबर 5 पर पॉइंट दिया हुआ है नील युद्ध में फ्रांसीसी बेड़े की पराजय। नंबर 6 पर दिया हुआ है इसमें रोम के पोप के प्रति दुर्व्यवहार। नंबर 7 पॉइंट है द्वितीय मित्र गुट का निर्माण। नंबर 8 है एवं लास्ट है नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, डायरेक्टरी क्या थी, इसकी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा, डायरेक्टरी फ्रांस की 1795 ईस्वी के संविधान के अंतर्गत निर्मित व्यवस्थापिका थी। डायरेक्टरी की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थीं। नंबर 1 आंतरिक अशांति तथा अव्यवस्था की समस्या। नंबर 2 आर्थिक संकट की समस्या। नंबर 3 धार्मिक समस्या। नंबर 4 आंतरिक मतभेद दूर करने की समस्या। नंबर 5 पे है विदेशों से युद्ध करने की समस्या। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, डायरेक्टरों के प्रमुख कार्यों नियमों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा, डायरेक्टर 1795 से 1799 ईस्वी तक ने अनेक कार्य संपादित किए, जिनमें से प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 है फ्रांस में धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना की और रविवार का अवकाश समाप्त कर दिया। नंबर 2 संयुक्त परिवार प्रथा का अंत कर दिया और तलाक को अत्यधिक सुगम बना दिया। नंबर 3 पर अप्रैल 1796 ईस्वी में मेंटेट्स नामक नई मुद्रा जारी की। नंबर 4 1797 ईस्वी में कागजी मुद्रा अवैधानिक घोषित कर दी। नंबर 5 पे जनता से लिए गए ऋण के 2/3 भाग को चुकाने से इनकार कर दिया और शेष 1/3 भाग पर ब्याज देना ही स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, नेपोलियन के मिस्र अभियान की समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर होगा, नेपोलियन इंग्लैंड को नष्ट करना चाहता था किंतु इंग्लैंड पर सीधा आक्रमण करना असंभव था। इसलिए नेपोलियन ने ऐसा दुर्बल स्थान ढूंढ लिया जहां से इंग्लैंड पर आक्रमण करना सरल था और वहां पहुंचना भी आसान था। वह स्थान मिस्र था। मई 1798 ईस्वी में नेपोलियन ने 400 जलपोतों और 38,000 सैनिकों सहित मिस्र की भूमि पर जा धमका। 12 जुलाई को नेपोलियन ने सिकंदरिया
पर अधिकार कर लिया। 21 जुलाई को पिरामिडों के युद्ध में मिस्र के मामलकों को परास्त करके उसने काहिरा में प्रवेश किया। नेपोलियन ने मिस्र को तो जीत लिया, किंतु वह तुरंत उस देश में बंदी बन गया। जैसे ही नेपोलियन ने मिस्र को जीता, उसी समय ब्रिटिश सेनापति नेल्सन ने फ्रांसीसी बेड़े पर आक्रमण कर दिया और फ्रांसीसी बेड़े को नष्ट कर दिया और कुछ जहाज पकड़ लिए। यह युद्ध इतिहास में नील युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भूमध्य सागर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस प्रकार नेपोलियन मिस्र में फंस गया। नेपोलियन 1799 ईस्वी में अपनी सेना को मिस्र में छोड़कर फ्रांस के लिए प्रस्थान किया। उसकी अनुपस्थिति में किसी धर्मांध मुसलमान ने फ्रांसीसी सेना के कमांडर की हत्या कर दी। अंत में फ्रांसीसी सेना को हथियार डालने पड़े और अचानक 1801 ईस्वी में मिस्र छोड़कर जाना पड़ा। इस प्रकार नेपोलियन के मिस्र के अभियान का अंत हो गया। नेपोलियन किसी तरह बड़ी कठिनाई से इंग्लैंड के बेड़े से बचता हुआ भूमध्य सागर को पार करते हुए फ्रांस जा पहुंचा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 दिया हुआ है, नेपोलियन के पतन के कारण को बताइए। तो इसका आंसर होगा नंबर 1, नेपोलियन का राज्य केवल उसी के ऊपर आधारित था। वह किसी अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता था। यही उसकी असफलता का कारण बना। नंबर 2 पर है, नेपोलियन की असीमित महत्वाकांक्षा उसके पतन का कारण बनी। नंबर 3 पॉइंट है, बढ़ती आयु के साथ नेपोलियन का स्वास्थ्य खराब होने लगा था। डॉक्टर स्लोन ने लिखा है कि नेपोलियन के पतन के समस्त कारण एक ही शब्द थकान में निहित है। नंबर 4 है, नेपोलियन ने अपने जीवन में अनेक भूलें की जो उसके पतन का कारण बनी। नंबर 5, इंग्लैंड से दुश्मनी करना उसके लिए भारी पड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 27, नेपोलियन कोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा ऐसे भी आया था एक क्वेश्चन, सिविल कोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर होगा, क्रांति से पहले फ्रांस में कानून की अव्यवस्था थी। ना तो कानून सुनिश्चित थे और ना पूरे देश के लिए समान थे। साधारण नागरिकों के लिए कानूनों को समझना असंभव था। इस विषय में क्रांति के काल में आंतरिक उथल पुथल और विदेशी युद्धों के कारण सरकारें कुछ भी न कर पाई थी। नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि उसने सारे देश के लिए एक व्यावहारिक विधि संहिता सिविल कोड तैयार करवाई। 1804 ईस्वी जो नेपोलियन की विधि संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद व्यावहारिक प्रक्रिया, दंड विधि संहिता, वाणिज्य विधि संहिता आदि तैयार की गई। इन संहिताओं की विशेषता यह थी कि वे प्राचीन रूढ़ियों, दुर्भावनाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त थीं। वे मानव बुद्धि और सामान्य विवेक पर आधारित थीं, इसलिए उनके नियम सार्वभौम थे। संहिताओं में क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सुरक्षित रखा गया, जैसे काम की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, राज्य का लौकिक रूप, कानून के सक्षम समानता, संविदा की स्वतंत्रता और अलंघनीयता, संपत्ति की पवित्रता, वैयक्तिक स्वतंत्रता, सामंती विशेषाधिकारों का अंत इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। ये संहिताएं इतनी सरल थीं कि महाद्वीपीय यूरोप में भी उनका अनुकरण किया गया। उनके कुछ दोष भी थे। उदाहरण के लिए दंड कठोर थे और स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से स्पष्टतः नीची रखी गई। सेंट हेलेना में नेपोलियन कहा करता था, मेरा वास्तविक यश इस बात पर निर्भर नहीं कि मैंने 40 युद्धों में विजय प्राप्त की, क्योंकि वाटरलू की पराजय उन सब स्मृतियों को नष्ट कर देगी, किंतु जिसे कोई नष्ट कर सकता और जो सदैव कायम रहेगी वह मेरी विधि संहिता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्स-ला-चैपल का सम्मेलन 1818 ईस्वी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, इस सम्मेलन में सर्वप्रथम फ्रांस की समस्या पर विचार हुआ। सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया कि फ्रांस को हॉलैंड में ऋण दिलाया जाए तथा फ्रांस से मित्र राष्ट्रों की सेनाएं हटा ली जाएं। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तथा फ्रांस भी मित्र राष्ट्रों का सदस्य बना लिया गया और फ्रांस में विदेशी सेनाएं भी हटा ली गईं। इस सम्मेलन में स्वीडन व डेनमार्क की समस्या पर विचार किया गया तथा यूरोप में धार्मिक प्रवृत्ति के विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक समिति की स्थापना की गई। यूरोपीय देशों को आर्थिक दशा सुधारने तथा न्याय की स्थापना पर भी विचार विमर्श हुआ, परंतु कुछ काल के पश्चात ही मित्र राष्ट्रों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो गए। लिप्सन के शब्दों में लिप्सन ने कहा है, एक्स-ला-चैपल की कांग्रेस में दरार उत्पन्न हो गई। यह दरार आगामी सम्मेलनों में चौड़ी होती हुई
हुई तथा अंत में फट गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 29, मेटरनिख के पतन के क्या कारण थे, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा योग्य, प्रतिभाशाली एवं कुशल राजनीतिज्ञ होने के बावजूद अन्य यूरोपीय व्यक्तियों के समान मेटरनिख का भी पतन हो गया। मेटरनिख के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, मेटरनिख के चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका घमंड था। उसमें अहंकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह कुछ ऐसा अनुभव करता था मानो सारा संसार उसके कंधों पर लदा हुआ है। इस अहम भावना से ग्रसित होकर वह कभी कभी गलत निर्णय ले लेता था। नेक्स्ट दिया हुआ है पॉइंट इसमें नंबर 2, मेटरनिख की नीतियां तत्कालीन समय के विपरीत थीं। एक इतिहासकार के शब्दों में, एक डरपोक और शांत पीढ़ी के लिए वह एक आवश्यक पुरुष था, किंतु वह उसका दुर्भाग्य था कि वह उपयोगी होने के साथ साथ इस तथ्य को भूल गया कि वह स्वयं दुर्बल और बूढ़ा हो रहा था जब संसार अपनी जवानी पुनः प्राप्त कर रहा था। पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है इसमें मेटरनिख की दमनकारी नीतियां उसके लिए घातक सिद्ध हुई। इस नीति के कारण ऑस्ट्रिया और यूरोप में उसके विरोधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है मेटरनिख पुरानी शासन संस्थाओं को पुनः लाना चाहता था, जबकि यूरोप की अधिकांश जनता इस परंपरागत संस्थाओं से घृणा करती थी। पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है उदारवाद, समाजवाद और राष्ट्रीयता के प्रसार ने भी मेटरनिख के पतन में योगदान दिया। पॉइंट नंबर 6 है मेटरनिख ने प्रतिक्रियावादी और दमनवादी नीति को छात्रों और अध्यापकों पर भी लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह की भावना और भी अधिक तीव्र हो गई। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में है लुई फिलिप के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। तो इसका आंसर होगा लुई फिलिप का जन्म 1773 ईस्वी में हुआ था। 1789 की राज्य क्रांति के समय उसकी आयु 16 वर्ष थी। उसने जोकोविन दल की सदस्यता लेकर क्रांति में भाग लिया था। नेपोलियन का पतन होने के उपरांत वह लुई 18वें के शासनकाल में फ्रांस लौट आया। लुई 18 ने उसे उसकी जागीर लौटा दी। लुई फिलिप ने मध्य वर्ग के लोगों से संपर्क बढ़ाना प्रारंभ किया। 1830 ईस्वी में फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित कर उसे फ्रांस का राजमुकुट धारण करने के लिए नियंत्रित किया। राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा ने उसे लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार उसने लुई फिलिप के रूप में शासन की बागडोर संभाली। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 से संबंधित थे। यदि आपने पार्ट नंबर 1 एवं पार्ट नंबर 2 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।